तो बच्चों देखो बच्चों, अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी तक मैं बस नाम ही पूछ रहा था सबके। तुम्हारे नाम तो लिखे हुए, इसलिए पूछने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। तो लास्ट में तो बेटा जहाँ फिनिश किया था वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम पे बेटा जहाँ से फिनिश किया था वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों मेरी आवाज़ आ रही होगी तुम लोग को, जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को, जो मुझे अच्छे से याद है, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया था। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, और उसमें एक बेसिक सी थ्योरी पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम पे चला जाएगा। एग्जैक्टली यही किया था हम लोगों ने। उतनी सी थ्योरी पे अब हमें क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, उतनी सी थ्योरी पे बेटा हमें क्वेश्चंस बेसिकली करने हैं। तो मुझे ये बताओ, असाइनमेंट है तुम लोगों के पास? सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है? कोई भी कॉपी बस होनी चाहिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं मंगा लेता हूँ, अगर होगा तो दे जाएंगे उसमें। फिलहाल तो आप लोग असाइनमेंट निकालेंगे सभी लोग। हाँ, क्या पूछा उसने? कौन सा भाई? शीट का नाम आज जो रिजल्ट चेक हो रहे हैं दादा चलो छोड़ो। मुझे बेटा, तुम लोग के पास किसी का शीट है? मेरे पास तो इतनी सारी शीट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी है। मुझे मतलब खुद लिखा मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 करो। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और इलिस्ट्रेशन नंबर 8 करो। आप सभी बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पहले करिएगा, फिर इलिस्ट्रेशन नंबर 8, और जितनी आपने थ्योरी पढ़ी है उतने से ही होगा। लिक्विड वाली पूरी खुद ही नहीं। कितने लोगों के पास है? किसी के पास? किसके पास नहीं है? ले लेना बेटा, ऊपर से जब छुट्टी हो 7 बजे वैसा आके ले लेना। ले लेना सर, प्लीज सर।
आज लेवल में नेक्स्ट के लिए याद करेंगे। इलस्ट्रेशन जो 5 है बेटा होने वाला क्वेश्चन है ये। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली पूछ लेना मेरे से। फाइव के बाद इलस्ट्रेशन 8 दिया था शायद मैंने ना। इलस्ट्रेशन 5 के बाद इलस्ट्रेशन 8। बेटा किसी को भी पूछना हो ना इलस्ट्रेशन 5 तो पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया था शायद, मुझे याद है। एग्जैक्टली नहीं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मैं फाइनली पूछा बेटा किसी को पूछना है, ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं उनसे भी मैं बोल रहा हूँ बेटा। तुम लोगों को पूछना है बेटा किसी को?
नहीं तो देखिए बच्चों, आपसे क्या ही कह रहे हैं क्वेश्चन में, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपसे बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये 200 ग्राम का मास है जो इस तरीके से प्लेस्ड है, और जैसे आपने इसको रिमूव किया ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है बेटा कि जब हमने ये 200 ग्राम का वेट रखा था यहाँ पे, तो जब ये 2 सेंटीमीटर अंदर गया, एक्स्ट्रा जो 2 सेंटीमीटर का ये लेंथ अंदर गया ना, उसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। अभी आप देखो ना, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 2 सेंटीमीटर बाहर है, और क्यों बाहर है, क्योंकि तुमने वेट हटा दिया। मतलब इसके वेट के आने की वजह से एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर नीचे चला गया ना। एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर नीचे जाने का मतलब ये, जैसे ये 2 सेंटीमीटर लेट से, तो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है इसके वेट की वजह से, तो इसका वेट किससे बैलेंस होगा? जो इतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो जो बॉइंट फोर्स लगाएगा उसके वेट से बैलेंस होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बच्चों की जो ये 2 सेंटीमीटर नीचे है पहले इसके वेट की वजह से, तो जब तुमने इसको प्लेस किया इतना ही अंदर गया, तो ये जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा नीचे रह करके, वो जो बॉइंट फोर्स प्रोड्यूस करेगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो क्या करेगा? इसके वेट को बैलेंस करेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो तुम डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 200 इंटू जी, बेटा इसका साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, अरे यार क्या आ गया, एंड मास इज रिमूव द क्यूब 2 सेंटीमीटर, क्यूब है ना, तो व्हाट इज द साइज? साइड लेंथ ए ले लो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर इंटू 2 डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू जी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये पूरी कहानी। अगर इससे नहीं समझ आया तो इसका एक और तरीका है मेरे पास, ये थोड़ा सा लॉजिकल, इसमें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती ज़्यादा, पर अगर इसको बिल्कुल मैं ज़्यादा अकल नहीं लगानी है ना तो उससे करूँ। एक तो ये है, पहले से नोट कर लो, कुछ नहीं समझ आया तो मैं भी एक और तरीका बता देता हूँ। ये बेसिकली मैंने बोला बेटा कि ये जो 200 ग्राम है ना, इसकी वजह से कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर जा रहा है वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वो बॉइंट फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो बॉइंट फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो इस वजह से मैंने ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस लिक्विड है 2 सेंटीमीटर की वजह से, वो इसके वेट के बराबर कर दिया। अब बेटा इसे नोट कर लो, इसमें मैं पूरा भी एक बार कर देता हूँ, अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे इसको इस तरीके से सोचना, मतलब इक्वेशन को छोटा कर देता और कुछ नहीं। इसने ऐसे ही किया था क्या? कुछ ऐसे ही किया था कि पूरी इक्वेशन लिख दी थी, पूरा लिख दिया होगा, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। अब ऐसे करके देखो, आंसर डेफिनेटली इससे भी मैच करेगा। किसी ने अभी आंसर निकाला तो बताना, इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से निकाला है। यस सर। नीलेश कुमार बेटा, मैं भी एक तरीका और बता देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा अगर ये समझ नहीं आता। डोंट वरी।
आई होप बेटा ये नोट कर लिया, किसी भी नोट करना नहीं। बस दूसरा मेथड नहीं कहना चाहिए, उसमें थोड़ा सा बेसिक सा सीधा तरीका यूज करना है उसमें। बस उसमें एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनाऊंगा मैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखना है, मैंने कहा लेट से इसका मास m है, इसका मास भी मैंने कुछ m ले लिया। अब देखना जरा, इसका वेट होगा कुछ, इसका वेट होगा, दोनों के वेट को इतना बॉइंट फोर्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो मैं लिखूंगा 200। इस समय कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, E cube is the volume, 1 is the density, G is the gravity। अभी ये कहानी है बेटा, ये पूरा अंदर है ना, ये पूरा अंदर है लिक्विड के अंदर। एग्जैक्टली जब ये लिक्विड के अंदर है तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। ये देखो, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, दिस इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, और ये बैलेंस किसको कर रहा है, इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है। इसके बाद तुमने क्या किया, इसको हटा दिया। अब ये 2 है और ये कितना होगा बेटा, ये a माइनस 2। अब जो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो अपने वेट को बैलेंस करेगा केवल। मतलब मुझे लिखना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर से आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट ये इक्वेशन वही बनेगी जो मैंने पहले लिखी थी, बस पहले मैंने जब लिखा था ना तो थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया था, और ये बिल्कुल एक तरीके से दोनों बार फोर्स बैलेंस करके मैंने लिख दिया। आई होप शायद इससे किया होगा ना, किसने पूछा, तुमने इसी से किया था बेटा। अभी क्लियर होता है बच्चों ये? नीलेश कुमार में तुम्हें समझ आ गया? अभी आते हैं बेटा, रुक जाओ। इलिस्ट्रेशन 12 करना है इसके बाद बेटा, इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 12 करना है। फॉर्मूला बेस्ड है इलिस्ट्रेशन 12। करवा दिया है क्या? एक मैंने लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था जहाँ तक मुझे याद है। है ना, पढ़ाया था। इलिस्ट्रेशन 12 करो, एब्सोल्युटली फॉर्मूला बेस्ड है ये। सॉरी 12 कह रहा हूँ, सॉरी 11 नहीं, उसमें 12 है और जो साइन की है ना उसमें 11 है। मेरे पास अलग है ना, मैं बताता हूँ। इलिस्ट्रेशन 11 है बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 करो, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। हाँ स्टील, क्यों परेशान हो, तो पहले भी बोला। इलिस्ट्रेशन 11 इन लोगों को शीट मिली है जो ऑनलाइन है वो सही नहीं है ना? नहीं, अलग है। एक क्वेश्चन पीछे है ऑनलाइन वाली, और जो शीट मिली है उसमें 12 है और ऑनलाइन में 11 है। नहीं, इसमें फ्रेंड की बेटा एक प्रश्न, तुम्हारा फाउंडेशन लिखा जो इलिस्ट्रेशन 11 करो बेटा, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। स्टील बॉल ऑफ मास 0.25 kg ड्रॉप, ये वाला क्वेश्चन है। क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर बेटा तुम्हारा नहीं? 11। इसके में भी 11 12 कहाँ से आ गई? हमारे 12 है। अरे 5 साल से जो प्रिंट होके आई है ना सर, उसमें 12 है और जो हमने प्रिंट करवाई है उसमें 11 है। ओके, मेहनत करा देंगे।
एक क्वेश्चन आगे पीछे है, ठीक है ना? वो एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है, स्टील बॉल ऑफ मास 0.25 kg ड्रॉप वाला क्वेश्चन है। मिल गया आप लोगों को? कौन सा इलस्ट्रेशन 11 है ना ये? ये होना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मतलब फॉर्मूला बेस्ड, मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था एक्सेलरेशन का आपको, एग्जैक्टली वो है। किसी से नहीं आया तो पूछ लेना, बट मत ही पूछना बेटा, ये होना चाहिए सबसे। कॉपी देखो तो उसमें मैंने एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखवाया था लोगों को। ये रूट तो सर कैलकुलेट से होगा। पार्ट सर ये रूट तो कैलकुलेट से होगा। नहीं यार, हो जाएगा यार। सर रूट 48 आ रहा है। किसका? रूट 48/70 आ रहा है। रूट 48/70? 70 मुझे रूट नहीं निकालना आता है क्या? इसका क्या? निकालो। पता नहीं, मैंने तो कभी 8th में पढ़ा था जब मैंने पढ़ा था, मुझे ये सब याद है किस क्लास में पढ़ाया था। और ऐसा कोई इवेंट नहीं होता ये। 4/3 बेटा तुमको मर जाओगे जिस दिन मॉडर्न में पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन कर करके, ऐसा जवाब नहीं मिलना चाहिए। तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ लिया? पढ़ लिया आयनिक की केमिस्ट्री में? उसमें तो बहुत कैलकुलेशन आती है। तो हमेशा किस्मत थोड़ी अच्छी रहेगी यार। और फिजिक्स में तो अभी एसी एक चैप्टर आता है, उसमें बहुत वेट कैलकुलेशन होती है। मतलब उसमें तो सवाल करना आसान है, कैलकुलेशन करने में माथा भटकना पड़ता है, और एग्जाम में भी ऐसे ही आ जाती है। और पिछले कुछ सालों में तो फिजिक्स में बहुत ही वेट कैलकुलेशन की है। अभी तो इस साल एक मैं मेंस का एडवांस का पेपर दे रहा था। आनी है अप्रोक्सीमेट नहीं करते हैं तो क्या आया? बात सही है, सुन नहीं रहा मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कहानी सुना रहा। उन्होंने क्या किया, मतलब वो तो खैर वियर्ड ही कर दिया। एडवांस की बात करो, मेंस की बात भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ ई की पावर समथिंग वैल्यू आ गई और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को याद होने की, विच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ और आई एम सरप्राइज कि वो, जैसे मैंने भी क्वेश्चन करना शुरू किया, मैंने क्या पता नहीं बच्चे कह रहे हैं बहुत मुश्किल पेपर है, मैंने सॉल्व करना शुरू किया। मैंने सॉल्व किया तो ई की पावर कुछ आया, मैंने कैलकुलेटर टाइप करना आंसर कर दिया। और जनरली क्या करता है, जेई ये वैल्यूज दे देता है। जब भी जनरली आईटी में आता है ना, कुछ वियर्ड सी वैल्यू वो हमेशा दे देगा, रूट नहीं देगा कभी। तो ई की पावर समथिंग आएगा वो दे देता है, और उसमें नहीं दे रखा था तो मुझे लगा कि दे रखा होगा, मैंने फटाफट आंसर अपना कर लिया। बट स्टूडेंट जो आया उसने बोला सर उसमें तो इसकी वैल्यू दी ही है। और सोचो आपको क्वेश्चन इजी है बट वो अजीब सी वैल्यू होने की वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा। और ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हो जाता है, या तो वो भूल जाते हैं या जो भी। बट कोशिश ये करो तुम लोग कि कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर बेस्ड मत करो। कोई कोई कैलकुलेशन तो फंस जाएगा, यू नो वेरी वेल कि माइंड कुछ कर नहीं सकते, बट तब भी कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बहुत वेट कैलकुलेशन है कांट हेल्प इट, कोई नहीं कर सकता, मैं तुम्हें करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, फिजिक्स में भी कई बार आता है बेटा, जैसे तुम देखो थर्मो में बहुत आया था ऐसा, वो बार बार गामा आ जाता था। और बुक्स में, क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी सारे बुक से उठाए थे, तो बुक्स में ये इसका ध्यान ही रखते। बट जेई वाले जब भी देते जनरली वैल्यू वो थोड़ी आसान करके दे देते हैं, तो बड़ा मुश्किल नहीं रहता वहाँ पे। बट हाँ, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन तो मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बहुत कैलकुलेटेड था, शायद करके देखो, जैसे भी करो निकालो। 24 को 25 ले लो। वैसे ही छोड़ दो यार, अंडर रूट में ही छोड़ दो, कौन से लड़ाई है। पहले बताओ क्या निकाल पा रहे हो उसको आप लोग? फाइनली किसी को क्वेश्चन पूछना है? चलो एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करना। इलस्ट्रेशन नंबर 6, a piece of an alloy. Illustration number 6, a piece of an alloy. यार दिख रहा है क्वेश्चन? Made up of metal A and
बी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मिल गया। इलस्ट्रेशन कौन सा दिया हुआ 6 ही लिया ना, इसको सॉल्व करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ ये बताया नहीं मैंने वो। हाँ रिलेटिव डेंसिटी बताया है क्या? मैंने तो नहीं बताया, सर ने बताया, सर ने बताया था। एग्जैक्टली बताया, रिलेटिव डेंसिटी ही होता है। देखिए देख लो बेटा, मुझे बताना भी है वैसे भी। रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? जैसे कोई बॉडी है, उसकी कुछ डेंसिटी की वैल्यू है और उसके रिलेटिव डेंसिटी को बोलता है निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली होता क्या? डेंसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है। डेंसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब बॉडी की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हो ना, तो वो जो टर्म मिलता है वो बॉडी का क्या मिलता है? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बच्चों, और उसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी है ना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेंसिटी, और वही आप समझ लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। बस आपको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है या रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो उसमें आप वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको ये रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है ना, और आपको डेंसिटी निकालनी है, तो आप बस क्या करिए, वाटर की डेंसिटी से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और वो वैल्यू आपको क्या दे देगा? बॉडी की डेंसिटी देगा। इसका मतलब अगर यहाँ से देखो तो ए की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 11.6 ग्राम पर सीसी, और बी का कितना हो जाएगा? 7.4 ग्राम पर सीसी। ठीक है, करो बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
तो हर्ष तुमने निकाल लिया क्या? तो किसी निकाला क्या डेरिवेशन? क्वेश्चन है तो अच्छा है, आ गया यहाँ से इक्वेशन तो है। इक्वेशन में भी अरे करो यार साहब, मतलब करने का मन नहीं कर रहा है कि टाइम लग रहा है? टाइम लगेगा कैलकुलेशन। तब करो, करना तो पड़ेगा बेटा। सॉल्व करूँ क्या बच्चों? इक्वेशन तो बना ली होगी, इक्वेशन होगी, पहले चेक कर लो। कहता है piece of an alloy is made up of two metals A and B whose specific gravities are given 11.4 and 7.4. The alloy weighs 96 gram in air and loses 10 gram when immersed in water. Find the percentage composition. Composition है तो obviously मेहनत तो होगी इसमें definitely. बट आप देखो जरा यहाँ से 96 ग्राम दोनों का कंबाइंड वेट है, मतलब A को अगर मैं X ले लूँ तो B के लिए कितना होगा? 96 माइनस X ग्राम। और आपसे कहता है लॉस इन वेट 10 ग्राम। ये लॉस इन वेट क्यों आएगा? बॉयंसी की वजह से। एक्चुअल में एक चीज याद रखना कि जैसे ये बॉडी है, जैसे ये लिक्विड है, जैसे तो बॉडी का अपना खुद का वेट होता है कुछ। जब इसको तुम लिक्विड में ले जाओगे तो इसके ऊपर एक B लगेगा और ये mg, ये लॉस इन वेट के बराबर होता है, डेफिनेटली ये लॉस इन वेट के बराबर होता है, ठीक है। और mg माइनस b के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एपरेंट वेट, ये वर्ड यूज किया जाता है एपरेंट वेट। एक बार एपरेंट वेट बोलते हैं ना, दैट मींस mg माइनस b, they are talking about the mg minus b, and if they are talking about the loss in weight, that means buoyant force. loss in weight का मतलब है buoyant force, loss in weight का मतलब है buoyant force, और apparent weight का मतलब क्या है? mg minus b. is it clear? तो अब आप देखना जरा, यहाँ से कुछ नोट करना तो कर लो, मैं हटाऊंगा इसको, क्योंकि जगह नहीं है। मतलब एक तरीके से बॉयंट फोर्स की वैल्यू में 10 ग्राम दे रखी है, लेट्स से। तो आप देखो इसमें क्या करोगे, ये x ग्राम है ना, इसको डेंसिटी से डिवाइड करो, तो मास बाय डेंसिटी क्या होता है? मास बाय डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई जो इस बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। एक तो पूरा वाटर में ले जा रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, A का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, B का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, और मैं कहूंगा जो A प्लस B का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड होगा। A का वॉल्यूम ये है, B का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बटा कितना दे रखा है? 7.4। ये B का वॉल्यूम, तो ये टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो गया? इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू 10g। मैंने g से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मास के टर्म्स में दे रखा था, एंड बॉयंट फोर्स इज अ वेट, और सॉरी बॉयंट फोर्स इज अ फोर्स, तो मैंने उसे 10g क्यों लिखा है, समझ आ रहा है तुम लोगों को? अरे बेटा वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो उसे g से मल्टीप्लाई करके आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा आएगा। कैलकुलेशन इसमें मेहनत है, इसमें आप पहले x निकालोगे, सुन लो, x आएगा, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन में a का परसेंटेज क्या लिखोगे? ये आएगा x अपॉन 96 इंटू, परसेंटेज निकालना आता होगा भाई, देख लो। मतलब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली इक्वेशन देख लो, आप x निकाल दो चलेगा काम। बस एलॉय को कैसे डील करना था वो एक इस क्वेश्चन में हमें पता चलता है बस।
इसके बाद इलिस्ट्रेशन 10 सॉल्व करना बच्चों, सॉरी इलिस्ट्रेशन 9। इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कैविटी वाला क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 इसके बाद करना। ग्लास स्फीयर हैज अ कैविटी इनसाइड इट। हरीश तुम तो सबसे आगे भाग रहे हो। चलो दैट्स गुड, कर लिया तो अच्छी बात है। हर्ष, सॉरी हरीश नहीं हर्ष। तो बाकी लोग करो, आई एम वेटिंग। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, कैविटी को समझना पड़ेगा। तुम लोग को कैविटी पता होता है क्या है? खाली जगह, खाली जगह। हाँ, मतलब पता है ना सभी को कैविटी का मीनिंग। अगर कैविटी का मीनिंग नहीं पता होगा ना तो फिर वो नहीं कर पाओगे। जैसे नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा, मतलब आर श्योर नहीं आता है तो दैट इज ओके, नहीं पता तो पूछ लेना। फुटबॉल को कभी स्विमिंग पूल के अंदर डाला है? यस सर। या बॉल्स आती है ना, वो तो फुटबॉल नहीं, तो बॉल्स आती है उसका बिहेवियर देखा है तुम लोगों ने? या प्लास्टिक की बॉल भी ले जाओ तो चलेगा, उसे नीचे ले जाओ एंड देन यू विल रिलीज इट ना। पूल है, वाटर है, यहाँ तक बॉल लिया, नीचे तक ले गए एंड देन यू विल रिलीज इट, ऊपर भागेगा, इनफैक्ट जंप करके बाहर आ जाता है। कैविटी एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, मैं उस मोशन को नहीं कहूंगा कि वो मोशन होने वाला है, बट अंदर की चीज जो खाली है ना, एक तरीके से वो कैविटी। इतनी बड़ी कैविटी नहीं होती, छोटी होती है, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। और वहां पे बस एक बात मैं एनालाइज करनी, इस क्वेश्चन में बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तुम मास निकालोगे ना, सुना मेरी बात, लेट्स से ऐसा है कुछ, ये कैविटी है, यहां मटेरियल है, ये जो शेडेड वाला है ना, यहां मटेरियल है, ओके, और ये कैविटी है। तो जब तुम्हें मास निकालना है तो तुम्हें इतना वॉल्यूम चाहिए, इतना, ये शेडेड वाला वॉल्यूम चाहिए इनटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। लेकिन जब इसको तुम पूरा लिक्विड में ले जा रहे हो तो ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करेगा वो क्या होगा? जब इस पूरे हिस्से को ले जाओगे लिक्विड में, वाटर में, तो ये वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा? अपने कंप्लीट वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। मतलब उसमें ये कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा। तो जब तुम बॉल को नीचे ले जाते हो तो एग्जैक्टली जो बॉल का वॉल्यूम है ना, उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है। और इसीलिए क्या होता है कि बॉइंट फोर्स ज्यादा हो जाता है और वेट कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, भागता है। कभी भी ऐसी कहानी है, ये वेट है, ये बॉइंट फोर्स है। तो जो बॉल को पूल में तुम डालते हो ना,
उसमें होता क्या है कि अंदर तो एयर है, वो खाली होते हैं ना कैविटी जिसे मैं कह रहा हूँ, तो वहां तो कुछ मास वास होता नहीं, तो प्लास्टिक का जो बॉल होता है, कोई बॉल होता है, उसका वेट होता है कम और वो अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, तो इसके ऊपर क्या लगता है, बॉन्ड फोर्स लगता है। इज दैट क्लियर? और बॉन्ड फोर्स हो गया ज्यादा, इसीलिए जैसे तुम से नीचे ले जाते हो ऊपर भागता है, बिकॉज बॉन्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कैविटी वाले हिस्से में भी एग्जैक्टली यही है। अगर आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर देखो कैविटी वाले हिस्से में भी देखो, क्वेश्चन ऐसे है बहुत अच्छा, बताइए। अब देखना, बस आपको कैविटी समझना बहुत जरूरी है। कहता है ग्लासवेयर हैज अ कैविटी इनसाइड इट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, इट फ्लोट्स विद 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस, above the water surface. Find the volume of the cavity as a fraction of total volume. Fraction word याद है ना तुम लोगों को? तो अब देखना जरा यहाँ पे, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ बॉल इज V, ठीक है, और कैविटी का वॉल्यूम एज अ फ्रैक्शन पूछा है ना, क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो मैं कह रहा हूं वॉल्यूम का k फ्रैक्शन कैविटी है, वॉल्यूम का k फ्रैक्शन क्या है, कैविटी। सो कैन वी से दैट वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज, क्या ये क्लियर होता है तुम लोग को? अब मैंने आपसे ये बोला कि अगर मुझे वेट निकालना है तो बस इतने रीजन का वॉल्यूम चाहिए, इतने शेडेड वाले का, कैविटी का वॉल्यूम नहीं चाहिए, कैविटी में तो मटेरियल है ही नहीं, तो इतने का वॉल्यूम क्या होगा बताओ? डेंसिटी दे रहा है क्या गैस का बेटा, ये डेंसिटी ऑफ ग्लास, ये हो गया वेट, दिस इज द वेट। और आपसे बोलता है 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस। अगर 20% बाहर है तो अंदर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम का 80%। बॉइंट फोर्स में टोटल वॉल्यूम लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी शुड डू, टोटल वॉल्यूम का 80%। ये बॉइंट फोर्स है टोटल वॉल्यूम का 80%, विच इज इनसाइड द वाटर, वाटर ही है ना बेटा ये। और जब हम मास निकाल रहे हैं तो जितने वॉल्यूम में मटेरियल है, आप ये देखो जितने वॉल्यूम में मटेरियल है उतना वॉल्यूम चाहिए। मैंने टोटल वॉल्यूम में से कैविटी का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वहां पे मटेरियल है ही नहीं। इज इट क्लियर? बस आपको यही समझना है कि मैंने यहाँ पे V माइनस के क्यों लिया है, यहाँ पे टोटल V क्यों लिया है, बस दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कैविटी का रोल यही से आता है, ओके। बट आप देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे से किसी भी हिस्से में, अदरवाइज आपको K निकालना था। अदरवाइज आपको K निकालना था बेटा।
इलस्ट्रेशन 7 करना है इसके बाद। पहले के की वैल्यू निकाल लो, कुछ पूछना हो तो पूछ भी लेना, अदरवाइज इलस्ट्रेशन 7 निकालना। इलस्ट्रेशन 7 बेटा। इस क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें कुछ बताना है मुझे। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना सबने से अच्छे से। इस क्वेश्चन को बताना ही है मेरे को। ध्यान देना बच्चों जरा यहाँ। ये लिक्विड है, यहाँ तक एक लिक्विड है, यहाँ से दूसरा लिक्विड है, ठीक है। सुनना बेटा जरा। अगर ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, इस पे जो बॉइंड फोर्स आएगा, अब बस बॉइंड फोर्स पे फोकस करना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा बॉइंड फोर्स में मैं इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2 ले रहा हूं। तो यहाँ पे जो प्रेशर का फोर्स होगा ना वो कितना होगा, ρg(h). बेटा यहाँ पे जो प्रेशर है, इसको देखो जरा, यहाँ पे जो प्रेशर है मैं वो निकालता हूँ। यहाँ से आएगा ρ1g, मुझे ये हाइट भी चाहिए, जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड। ऐसा तुम समझ लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक, इसको तो मैं h ले दो तुम डेट से, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर कितना होगा, ρ1gh। और पास्कल्स लॉ के हिसाब से ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा, ρ2g। अरे बड़ा अजीब सा हो गया, ये हाइट चाहिए मेरे को, तो ये हाइट कितनी होगी बताओ जरा मेरे को। ये हो जाएगी तुम्हारी h2 माइनस h, मतलब पास्कल्स लॉ से यहाँ तक का प्रेशर और उसके बाद यहाँ का प्रेशर, इतने हाइट की वजह से प्रेशर, ये प्रेशर हो गया यहाँ से, माइनस बॉइंड फोर्स क्या होता था, बॉइंड फोर्स 8 होता था, तो नीचे से प्रेशर लग रहा है
और जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसका डिफरेंस मैंने प्रूव किया था क्लास में लास्ट पे। तो मैं कह रहा हूँ बॉटम से जो प्रेशर लग रहा है वो हमने ये लिख दिया, ऊपर से कितना प्रेशर लगेगा ρ1 जी H1। आर यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? अब यहाँ पे मैं इसे कुछ रीअरेंज करने वाला हूँ, उसे देखना बस। पहले बताओ बॉयंट फोर्स का जो मैंने प्रूव किया था एग्जैक्टली वही कहानी वापस लिख दी है, बस यहाँ पे वहां पे एक ही लिक्विड था, यहाँ पे 2 लिक्विड है बस। और आप देखना जरा यहाँ पे ये प्रेशर माइनस ये प्रेशर, तो पहले यहां तक का प्रेशर निकाला फिर ये प्रेशर उसमें जोड़ दिया। अब जरा देखना बेटा यहाँ पे इसमें, हाँ फोर्स के लिए मुझे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में। ये तो प्रेशर लिख दिया ना मैंने, पूरे में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जरा देखना मैं यहाँ पे मैं ऐसे बिल्कुल एक रीअरेंजमेंट करना है मेरे को, वही मैं लिखने जा रहा हूँ और देखना जा ρ1 और ये हुआ तुम्हारा ρ2। तो ρ1 के लिए मुझे ये, हाँ ρ1 वाले टर्म सारे एक साथ, ρ1 G H माइनस H1, ठीक है, प्लस ρ2 G H2 माइनस H, ये आ जाएगा। मैंने ρ1 ρ2 वाले टर्म्स एक साथ लिख लिए। मैं क्या लिखना चाहता हूँ उसे समझना। अब एक वापस मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक हिस्सा मैंने ब्लैक से किया है, एक हिस्सा ब्लू से किया। अब ये देख लो, ये और एक ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। और आप देखना जरा बच्चे क्या लिखा है। सबसे पहले ये एरिया लिखा हुआ है, ये मैं एरिया फिर से भूल गया हूँ, एरिया वापस लिख लो यहाँ पे, यहाँ पर भी जरा इसको देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले इतने हिस्से को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये इतनी हाइट है h माइनस h1, h माइनस h1 इतनी हाइट लिखी हुई है। इतने हिस्से का वॉल्यूम इंटू ρ1 इंटू g, मतलब मैं जानता क्या बोल रहा हूं, इतने ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना उसकी वजह से बॉइंट फोर्स। भाई इतना वॉल्यूम आ रहा है, ये देखो इतना वॉल्यूम, ये जो मैंने अलग से लिखा है ना, ये देखो ये ρ1 में ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर वाले लिक्विड का, उसकी वजह से बॉइंट फोर्स, जिसे मैं नाम दूंगा B1 प्लस। और जरा इसको देखो उसी तरीके से H2 माइनस H, H2 माइनस H, मतलब इतना हिस्सा हो गया, इतना वॉल्यूम आएगा। और बच्चों ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम और डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, मतलब क्या हो गया, इतना जो लिक्विड ये वाला डिस्प्लेस होगा उसकी वजह से जो बॉइंट फोर्स आ रहा है। मतलब मैं क्या लिखूंगा इसको B2, ठीक है। मतलब याद करवाना है मुझे फॉर्मूला। अब क्या है कि तुमने ये ब्लॉक देखा, ऊपर डेंसिटी ρ1, ये डेंसिटी ρ2, इतने हिस्से ने ρ1 वाले लिक्विड को डिस्प्लेस किया और इतने वाले हिस्से ने ρ2 वाले लिक्विड को डिस्प्लेस किया। तो मैंने कहा ये जो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड उसका वेट वो क्या होगा B1, ऊपर की वजह से बॉन्ड फोर्स, और इसकी वजह से जो बॉन्ड फोर्स आएगा उसे कहा B2, और दोनों का सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, नेट बॉन्ड फोर्स। इज इट क्लियर? और इस क्वेश्चन में यही चीज लगानी है, यही चीज लगानी है आपको। फोर्स बैलेंस करना है, वेट इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स, और बॉन्ड फोर्स क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। इस क्वेश्चन को बेटा निकाल के देखो, एब्सोल्युटली आना चाहिए। सब वैल्यूज दे रखी है उसने बेटा। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं उनको भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आई होप जो मैंने बोला बात समझ आती है, उसका आंसर निकालो तो समझ आती है बच्चों को। बेटा बिल्कुल इसका आंसर निकालिए। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पे भी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे बहुत कॉमन से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए इस कंसेप्ट को देख लो, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
चलो मनीष, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना ये एग्जैक्टली कैसा है, अगर प्रूफ किया पूरा का पूरा। वैसे किसी ने आंसर निकाला था क्या खुद से? अच्छा, मैंने जल्दी कर दिया क्या सॉल्व? यस सर। बट इसको याद जरूर रखना, लिक्विड में जितने बेसिक्स को आप यूज करोगे ना उतना इम्पोर्टेंट है। और इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद पता तो चल गया होगा बेसिक्स को यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और छोटे छोटे हिस्सों पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। समझ नहीं आया क्या? कुछ पूछा पूछ के तुम बहुत सोच रही थी उसको बेटर लगे। इसका होमवर्क बहुत है तुम्हारे लिए। आंसर तुमने तो पहले निकाल लेते शायद आंसर। इस क्वेश्चन में अभी निकाला है। समझ आ गया बच्चों सभी को? थोड़ा याद रखना, देखो ये कंसेप्ट वाइज जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन ये पहला नहीं कि तुम्हें मिला, ऐसे बहुत सारे मिल रहे हैं। और क्लास में हमेशा उन क्वेश्चंस को मैं लेना हमेशा प्रेफर करूंगा जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये है। बाकी होमवर्क है तुम्हारे लिए काफी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 से पहले जितने भी इलस्ट्रेशन है ना, अगर कोई बचा है तो कर लेना। मतलब काफी सारे मैंने करवा दिए, 2-3 बचे होंगे, उनमें से कोई बचा है तो कर लेना। इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में आ जाओ, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जाओ। इन चैप्टर एक्सरसाइज ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 इतने क्वेश्चंस आप लोग है ना ये अटेम्प्ट कर गया ना, ठीक है। अगली क्लास का भी पता है क्या तुमको? टाइम टेबल तो नहीं आया। तो पहुंच जाएगा कल तक। तो जब भी क्लास हो, अगर कल क्लास हुई तो थोड़े बहुत तो कर ही लेना जा करके। भाई इतने वैसे मैंने क्वेश्चन दिए नहीं है तुम लोगों को। एक दिन में अगर आपको 8-10 क्वेश्चन मिले तो उसे ज़्यादा मत समझो। तुम लोग स्कूल जाना शुरू हो गया तुम लोग का? खुल तो गए हैं ना? बॉयकॉट करते हैं। क्यों? बाइकआउट क्या कर दिया? जा नहीं रहे और क्या? तो बाइकआउट क्या हो गया? नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे और क्या? वो तो खैर अभी ऑप्शन है भी ऑनलाइन, वो दैट इज योर चॉइस। मतलब मेरा ये कहना है कि टाइम मिले तो उसे करो जरूर बच्चों, ठीक है। मतलब डोंट वेस्ट द टाइम, वैसे बहुत टाइम जा चुका है। तो तुम्हारा भगवान है मालिक, अगर ये नॉर्मल हो गया ना तो 12th में मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें यहीं बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही। बट ठीक है, उनसे सीखने को बहुत मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो मैंने बोला ना, जो चीज़ देख के कई बार पता चलता है वो कई बार विजिबल नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे वो चीज़ इंप्रूव होती जाएगी और आप लोग भी सीखते जाओगे, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट वन पे मिलते हैं।